इस मंच के माध्यम से आप लोगों से भी आह्वान करते हैं, जो भी मीडिया बंधु हैं उन लोग, सब लोग तो यहाँ पे जनरली मेन स्ट्रीम मीडिया वाले तो आएंगे नहीं, वो तो हमारे न्यूज़ चलाने में उन्हें कितना दिक्कत होती है आप सबको पता है। अब थोड़ी क्योंकि अब इस बार की जो चुनाव है वो सोशल जस्टिस पे जो लड़ी गई, इसमें हम लोग सिविल सोसाइटीज़ का ही एक बहुत बड़ा हाथ रहा है, तो अब थोड़ी बहुत वो भी दिखाने को मजबूर है, वरना उनकी जो टीआरपी कह सकते हैं, सोशल मीडिया ने जो अवेयर किया है लोगों से, उससे हो रहा है। हम ये सरकार से, इस मंच से डिमांड करते हैं कि स्क्रैप कॉलेजियम सिस्टम, इस कॉलेजियम सिस्टम को हटाया जाए और सबके लिए वो दरवाजे खोले जाएं, चाहे वो किसी भी तरह से एग्ज़ाम ले लें, कुछ भी करें, उसके बाद हमें उसमें घुसने का कुछ तो मौका मिले, वरना हम कॉलेजियम की वीज़ा वेटिंग रहेंगे। हम वेटिंग इन वीज़ा जो बाबा साहब ने लिखा है वैसे ही वेटिंग इन वीज़ा है अभी, कि जब तक वो कॉलेजियम का वीज़ा पास होगा तब हम जाके वहाँ पे बैठ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन सकते हैं। आप सबको पता होगा कि 34 जो जज हैं, 33 जजों में एक जो मुख्य न्यायाधीश के अलावा उसमें एसटी तो एक भी नहीं है अभी वहाँ पे जज, और एससी हैं भी वो बहुत नाम मात्र हैं, उनकी कोई चलती नहीं है। बस इस तरह से तो, और हाई कोर्ट में भी यही स्थिति है कमोबेश। तो हम इस मंच के माध्यम से आप लोगों से भी आह्वान करते हैं, जो भी मीडिया बंधु हैं उन लोग, सब लोग तो यहाँ पे जनरली मेन स्ट्रीम मीडिया वाले तो आएंगे नहीं, वो तो हमारे न्यूज़ चलाने में उन्हें कितना दिक्कत होती है आप सबको पता है। अब थोड़ी क्योंकि अब इस बार की जो चुनाव है वो सोशल जस्टिस पे जो लड़ी गई, इसमें हम लोग सिविल सोसाइटीज़ का ही एक बहुत बड़ा हाथ रहा है, तो अब थोड़ी बहुत वो भी दिखाने को मजबूर है, वरना उनकी जो टीआरपी कह सकते हैं, सोशल मीडिया ने जो अवेयर किया है लोगों से, उससे हो रहा है। तो हम जैसा कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 है, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो स्वयं रिट ले सकती है, स्वयं सुओ मोटो एक्शन लेने का अधिकार है। लेकिन वो हमारे जो मुद्दे हैं, हम सब के बहुजन समाज के जो मुद्दे हैं, ST रिजर्व माइनॉरिटीज़ को जो मुद्दे हैं, उस पर उनको ध्यान नहीं जाता। वो कोई भी मुद्दा आप ले लीजिए, अगर हम इनिशियल रूप से अभी ही कुछ दिन की बात करें तो अभी नॉट फाउंड सूटेबल, आप चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो या फिर जो भी IIT IIM जैसे संस्थान हैं, उन संस्थानों में नॉट फाउंड सूटेबल की वजह से ही ना इतनी वैकेंसीज है। या फिर अभी रोस्टर सिस्टम पर जो पिछली बार डिस्कस किए थे हमारे WTP की ओर से, तो ऐसी सिस्टम इंटरव्यू भी कह सकते हैं, उससे हम लोगों को वो एक तरह से आने देना नहीं चाहते, उसको छटनी करने का वो एक तरीका है। इंटरव्यू सिस्टम हो, रोस्टर सिस्टम हो, या फिर ये जो कॉलेजियम सिस्टम भी, कॉलेजियम हमारे बाबा साहब के लिखे हुए संविधान में कोई टर्म ही नहीं है। ये जब हमारी बहुजनों की पहली बार सरकार बनी थी, BP सिंह जब सत्ता में थे, तो जब मंडल कमीशन लागू हुआ इंदिरा सावने के केस में, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा उनकी स्थिति क्या थी। उसमें भी जब OBC मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू हुई और जो रिजर्वेशन मिला 27% जो OBC को, उस समय भी उन्होंने एक कैप लगा दिया कि कॉलेजियम सिस्टम तो की नहीं बात करी थी मैं क्रीमी लेयर की बात कर दी। उन्होंने अपने ऊपर तो कोई क्रीमी लेयर नहीं लगाया। जो जज सुप्रीम कोर्ट में है उन्हीं के भाई भतीजे चाचा ताऊ जितने भी है सब भरे पड़े हैं उसमें, है ना। लेकिन उन्होंने अपने ऊपर वो सिस्टम जो क्रीमी लेयर OBC के ऊपर लगाया था, वो क्रीमी लेयर वो अपने ऊपर नहीं लगाया। उनके चाचा ताऊ भतीजे सब उसमें आ सकते हैं, कॉलेजियम सिस्टम ऐसा बना दिया गया। लेकिन हम लोग मतलब एक तरह से OBC को लीडरलेस करने के लिए उन्होंने उसमें क्रीमी लेयर ले आए। साथ ही साथ उन्होंने SC ST के ऊपर भी ऐसा बोल दिया कि क्रीम जो है वो प्रमोशन में उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, उनको प्रमोशन के बाद आरक्षण से वो बड़े अधिकारी नहीं बन सकते, बड़े पोजीशन पे नहीं जा सकते, टॉप पोजीशन पे नहीं जा सकते। मतलब एन केन प्रकार उन्होंने इस तरह से रोकने की हमें कोशिश की। तो हम इस मंच से माध्यम से आज ये डिमांड करते हैं कि वो कॉलेजियम सिस्टम हटाया जाए। आप बहुत बड़ी बात करते हैं कि हम US की बात करते हैं, बहुत डेवलप करते हैं। अभी सर ने भी उदाहरण दिया वहाँ के अफर्मेटिव एक्शन का, कि वहाँ पे अफर्मेटिव एक्शन के तहत प्राइवेट सेक्टर हो या दूसरी भी सेक्टर्स हो, वहाँ पे जो 14% लोग थे मात्र, वहाँ पे 14% लोगों को वहाँ पे अफर्मेटिव एक्शन किया, हमारे प्रेजेंटेशन दिया। हमारा देश, और वहाँ तो कैपिटलिज्म है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, यहाँ पे हमें नहीं मिल सकता है। लेकिन वहाँ पे 14% लोगों ने लड़के लिया। अभी भी हमें लड़ना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे तो देने वाले नहीं है। तो हम आज इस विषय पे चर्चा करेंगे, यहाँ तक कि जिन लोगों ने
ये उन्हीं लोगों का एक तरह से मोनोपोली बनाया गया है कि जिसके बारे में जो भारत शासन अधिनियम जो 1919 में लाया गया था अंग्रेजों के शासन काल में, वो चेम्सफोर्ड द्वारा उन्होंने उनके बारे में एक वक्तव्य बोला था कि एक खास जाति के बारे में कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है, और उन्हीं लोग पूरी तरह से उस जो सिस्टम में यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वही लोग, उनके भाई भतीजावाद लोग भरे पड़े हैं, तो हमें कहाँ से आने देंगे। अभी जैसा हमने उदाहरण दिया कि चाहे वो जब हमारे बहुजनों का मुद्दा हो, चाहे आपको पंचायत हो, न्यायपालिका हो, नगर पालिका हो, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़ जैसे, उन लोगों को अगर आरक्षण देना होता है, ओबीसी की बात करूं अगर, तो कहते हैं जनगणना करा के ले आइए, लेकिन 72 घंटे में किसका पास हो गया था? जो उनका EWS था वो 72 घंटे में कहीं भी हमारे संविधान में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन उनको झटपट तुरंत 72 घंटे में उन्हें दे दिया गया, कोई डाटा भी नहीं मांगा गया। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोगों के साथ बायस रूप से हो रही है, तो हमें भी न्यायपालिका में मिलना चाहिए, चाहे उसके लिए कोई बड़ी एग्जाम ले लें, बड़ी परीक्षा ले लें, किसी भी तरह से तो हमें दें इंट्री। और वहाँ जो सैलरी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो सैलरी भी हम लोगों के टैक्स के पैसे से मिलती है ना, और ज़्यादा तो हम ही लोग टैक्स देते हैं। जब हमारी जनसंख्या ज़्यादा है तो टैक्स भी हम ही लोग ज़्यादा पे करते हैं। तो हमें उस उच्च जुडिशियरी जो है, स्क्रैप कॉलेजियम सिस्टम हटा करके, अपने भाई भतीजावाद को हटा करके हमें वहाँ पे आरक्षण मिलना चाहिए, हमें भी वहाँ रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अभी पिछले साल की बात है जब लोकसभा में पूछा गया था एक सवाल कि कितने जज 2018 के बाद बहाली हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, तो उन्होंने कहा, जवाब देते हुए जो उस समय के कानून मंत्री थे, उन्होंने कहा कि 604 जजों की बहाली हुई है। और उस जजों में जब मांगा गया कि कितने ST ST OBC के लोग हैं, तो आपको सुन के बहुत हंसी आएगी कि उन्होंने कहा कि 72 OBC हैं, 18 SC हैं, 9 ST हैं और 34 माइनॉरिटी के लोग हैं, बस इतना ही है। और बाकी सारे लोग कौन थे? वो लोग जो 3% लोग वाले हैं। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ गया? कैसे डाइवर्सिटी आएगी और कैसे हम लोगों के लिए न्याय होगा? आज छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमारे लोग जो है वो जेलों में बंद है, उनके लिए न्याय कौन करेगा? आज देख लो, पायल तडवी का देख लो, रोहित वेमुला का केस ले लो, उन लोगों ने कोई आत्महत्या कर ली, कोई उसके ऊपर कोई सुओ मोटो लिया गया? केस नहीं लिया गया सुओ मोटो। अभी किसान इतने 700 से ज़्यादा किसान मर गए जो यहाँ पे आंदोलन हुआ था, उसका भी कोई सुओ मोटो नहीं लेते हैं। ये मिलॉर्ड ही कह सकते हैं ना। तो वो मिलॉर्ड लोग हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं, और जब भी उनके अपने हक के अधिकार की बात आती है तो 72 घंटे में EWS पास कर देते हैं बिना किसी डाटा के। तो हमें आरक्षण चाहिए जुडिशियरी में, इसकी हम डिमांड करते हैं। और आप लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि जो भी हमारे मीडिया भाई हैं वो इस बात को देश के कोने कोने तक ले जाइए, ताकि संसद में आवाज़ गूंजे, ताकि इस मुद्दे पे हमें आरक्षण हमें मिलना चाहिए। एक चीज़ मैं इसमें और जोड़ना चाहती हूँ कि किस तरह से कॉलेजियम सिस्टम आया है ना। कॉलेजियम सिस्टम जब लाया गया था 1993 में, उससे पहले 1981 की बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल ही अपने ही बार काउंसिल से उन्होंने केस डलाई थी, तो लेकिन 1981 में ये खारिज हो गया था। ये भी हास्यास्पद है कि 1981 में उन्होंने इस चीज़ को, कॉलेजियम सिस्टम को मना कर दिया था कि हम देश के क्या विदेशों में भी कहीं भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि जजेज अपॉइंट जजेस, कि जज ही अपने जज को अपने ही अपॉइंट कर लेते हैं। कि इसके लिए एक प्रावधान है हमारे यहाँ कि जैसे राष्ट्रपति अनुमोदन किया, उसके बाद वो अपॉइंट होते, उसके बाद वो जो सिस्टम वहाँ गया, और उन्होंने एक टर्म संविधान में था जिसका जिक्र है, जिसमें कंसल्टेशन था, जो परामर्श की बात कहता था। लेकिन उन कंसल्टेशन टर्म को इन 9 बेंचों के जज थे, जो मनुवादी लोग ही कह सकते हैं, उन लोगों ने उस टर्म को ही चेंज करके कॉन्करेंस बना दिया। कॉन्करेंस कि परामर्श नहीं लिखा है, बस भी आपस में बस खाली हम लोगों ने दिया वहाँ नाम, और उसी अनुसार से उसको बस हमने कहा और वो उन्हीं को देना है। मतलब एक तरह से हमारे जो 124 जो हमारे संविधान का एक आर्टिकल है, जिसके अंतर्गत ये राष्ट्रपति अनुमोदन करता है और उसके बाद वो बहाली करता है, उस शब्द को एकदम ख़त्म करके उन्होंने अपने आप को सुप्रीमेसी करके अपने आप को, पहले वो 1993 जो 3 जजेज की
लोग मतलब एक तरह से कॉलेजियम सिस्टम था। बस उसके अंतर ये हुआ कि 1998 में आकर के के.आर. नारायणन जी जिन्होंने अनुमोदन भेजा उनके थ्रू, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 13 दिनों की, तो उस समय उन्होंने बस उसको थोड़ा सा किया कि वो 5 हो गया, 3 से बस 5 हुआ, और वही 5 जज मिल करके हमारे देश का संविधान ही बदल दिया उन्होंने। पहली बार ऐसा हुआ कि 5 जज मिलकर ही अब हम मतलब एक तरह से वो एक कॉलेजियम सिस्टम है, और उसी से सारे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें अपॉइंट होते हैं। हाई कोर्ट में थोड़ा सा कुछ एक परिवर्तन है कि वहाँ के भी जजों को भी लिया जाता है। तो ये हमारा ये इसी मुद्दे पे आज आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रही हूँ कि इस मुद्दे पे आवाज़ उठे और हमें भी न्यायपालिका में हमें रिप्रेजेंटेशन मिले, कॉलेजियम सिस्टम को स्क्रैप किया जाए, उसको हटाया जाए। इसमें मैं कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ इसमें कि अरुंधति राय ने 2014 में एक किताब लिखी है। उस किताब में उन्होंने खुलासा किया जी, उस किताब में उन्होंने खुलासा किया है कि एससी मतलब हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक भी सुप्रीम कोर्ट मतलब दिल्ली हाई कोर्ट है, उसमें भी एक भी एससी जज नहीं है। आपको गुजरात में एससी एसटी भी जज नहीं है। के.आर. नारायणन जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इस मुद्दे पे और ध्यान दिया कि भाई उसमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो उनके ऊपर भी मतलब मजाक उड़ाया। जो जज लोग थे उनका बहुत गंदी तरह से मजाक उड़ाया कि कैसे ये तो हमारे न्याय नहीं हो सकता, इस तरह से आप किसी और को घुसा दोगे। तो इस तरह की उनके साथ भद्दा मजाक किया गया था। और आप कई भी अभी डाटा ले लीजिए, इसमें एक और ध्यान मैं देना आप आकृष्ट करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने सुना होगा एक टर्म अंकल, उस टर्म का मैं नाम भूल रही हूँ, शायद मैं बोल रही हूँ अंकल जज क्या बोलते, नहीं सॉरी उसका कुछ नाम है, कि जुडिशियरी में मेरा ये कहना था कि अंकल जो टर्म है कुछ, उसका मैं टर्म भूल रही हूँ, उसमें सारे के सारे जो उनके के रिश्तेदार, उसमें जो हाई कोर्ट हो या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात करें, कि वहाँ पे जो उनके अंदर काम करते हैं, जो जजेज हैं, जो वकील हैं, वो वकील उन्हीं के रिश्तेदार हैं सारे। तो उनके रिश्तेदार हैं, तो जो फैसला आएगा वो कैसे हम लोगों के पक्ष में आएगा, किसी के भी पक्ष में नहीं आएगा। वहाँ पे जब ये आर्टिकल 226 और 227 में एक ऐसा कहा गया है कि ये बायस नहीं होना चाहिए, तो जब उन्हीं के वकील, उनके कोर्ट में उन्हीं के वकील जब ये केस लड़ेंगे तो वो एक तरह से बायस्ड होगा, वो जजमेंट जो होगा वो बायस्ड होगा। यहाँ तक कि इस आधार पे किरण रिजिजू जो कानून मंत्री थे, तो उन्होंने ये सवाल भी उठाया था कि बहुत सारे अंकल जजेज सॉरी वही टर्म है, अंकल जजेज का मतलब आप दिल्ली इलाहाबाद हाई कोर्ट का ले लीजिए, राजस्थान हाई कोर्ट का ले लीजिए, हर जगह पे ऐसे ऐसे जो जजेज हैं जिनके रिश्तेदार मतलब 1/3 मतलब एक तिहाई जो उन्हीं के रिश्तेदार उस कोर्ट में वकील हैं, तो वो कभी उनके जो फैसले आएंगे वो फैसला क्या सही दे सकते हैं? क्योंकि कहेंगे वो अपने बायस्ड होंगे उनका जो फैसला, तो फिर कैसे न्याय मिलने की उम्मीद करें। यहाँ तक कि बार काउंसिल्स जो होती है उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन लगाया कि नहीं, इसको स्क्रैप हटाया जाए, ये जो उनके भाई भतीजा वाले हैं उसको दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जाए। अगर बिहार का कोई वकील है उसको दूसरे जगह राजस्थान में ट्रांसफ़र किया जाए, अगर यूपी का है तो उसको कहीं और किया जाए, ताकि वो कम से कम जो बायसनेस है वो कटे। लेकिन वो एक तरह से सिर्फ ऊपर दिखावा है, कहीं उसका ट्रांसफर नहीं हुआ। तो ये एक तरह से बोला गया है, लोकसभा का वक्तव्य है, किरण रिजिजू ने ऐसा कानून मंत्री रहते हुए ये कॉलेजियम सिस्टम पे सवाल उठाकर उन्होंने बोला था ये बात, ये नोटेड है। तो बस इसके साथ ही हमारे पीछे सर लगे हुए हैं, मैं बहुत कुछ बोलना चाहती थी और जब सामने लगे हो तो मैं भूल भी जा रही थी बहुत सारी बातें। थैंक यू सो मच, और आपने हमें बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ।